6 अक्टूबर 2025 की सुबह। गांधी विहार की वो सुबह आम सुबह जैसी नहीं थी। सुबह के धुंधलके को चीरती हुई एक चीख उठी। एक फ्लैट से धुएं का गुबार आसमान की तरफ बढ़ रहा था। आग आग लग गई थी। पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाई, दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से मजबूती से बंद था। किसी ने पुलिस को फोन किया, किसी ने फायर ब्रिगेड को। जब तक मदद पहुंची, सब कुछ जलकर खाक होने की कगार पर था। फायर ब्रिगेड के जवानों ने जब आग बुझाई और वो उस तबाह हो चुके कमरे में दाखिल हुए, तो मंजर दिल दहला देने वाला था। वहां उस जले हुए मलबे के बीच एक इंसानी जिस्म का कंकाल पड़ा था। जिस्म इतना जल चुका था कि उसे पहचानना नामुमकिन था। पहली नजर में ये एक बेहद दर्दनाक हादसा लग रहा था। शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, या फिर जैसा कि अक्सर ऐसे मामलों में होता है, एक गैस सिलेंडर ब्लास्ट। कमरे में गैस की तेज गंध भी थी और सिलेंडर भी फटा हुआ लग रहा था। पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच शुरू की। पता चला कि यह फ्लैट 32 साल के रामकेश मीना ने किराए पर लिया हुआ था। रामकेश, जो राजस्थान के एक छोटे से गांव से दिल्ली आया था, पिछले कई सालों से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। वो उन हजारों चेहरों में से एक था जो रोजाना मुखर्जी नगर की लाइब्रेरी में सिर झुकाए पढ़ते हुए मिल जाते हैं। और वो इस फ्लैट में अकेला नहीं रहता था। उसके साथ रहती थी उसकी 21 साल की प्रेमिका अमृता चौहान। जब पुलिस ने अमृता को ढूंढा तो वो बदहवास हालत में मिली। वो रो रही थी, चीख रही थी। उसने बताया कि वो उस रात फ्लैट पर नहीं थी, किसी काम से बाहर गई थी। और जब सुबह लौटी तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसका प्यार, उसका रामकेश अब इस दुनिया में नहीं था। एक जवान लड़की जिसने अपनी आंखों के सामने अपने साथी को इस तरह जलकर मरते हुए, या कहें कि मरा हुआ, पाया हो, उसकी हालत पर किसी को भी तरस आ जाए। पुलिस भी शुरुआती तौर पर उसे एक सदमे से गुजर रही पीड़िता ही मान रही थी। मामला सीधा लग रहा था। एक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट और एक मौत। लेकिन पुलिस का काम सिर्फ उसे देखना नहीं होता जो दिख रहा है, बल्कि उसे ढूंढना होता है जो छुपाया गया है। और इस मलबे के ढेर में कई राज छुपे थे। जैसे ही फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की, कहानी में वो पहले झोल नजर आने लगे, जो इस पूरे केस को एक हादसे से बदलकर एक सोची समझी साजिश में तब्दील करने वाले थे। पहली चीज जो खटकी वो थी आग की भयावहता। कमरा छोटा था, लेकिन आग इतनी तेजी से कैसे फैली? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को जली हुई चीजों के बीच घी, खाना पकाने वाले तेल और यहां तक कि शराब की बोतलों के अवशेष मिले। ये सब हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाली चीजें हैं, यानी ये ज्वलनशील पदार्थ हैं। किसी ने जानबूझकर इन चीजों को कमरे में छिड़का था ताकि आग तेजी से भड़के और सब कुछ नष्ट कर दे। दूसरा और सबसे बड़ा सुराग, गैस सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर फटा था, लेकिन उसका वॉल्व खुला हुआ पाया गया। ये एक सामान्य ब्लास्ट जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वॉल्व को जानबूझकर खोला गया, गैस को कमरे में भरने दिया गया और फिर एक चिंगारी दी गई। यह हादसा नहीं था, यह साजिश थी। और फिर आई पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट। हालांकि जिस्म बुरी तरह जल चुका था, लेकिन गले की कुछ हड्डियों और टिश्यूज में ऐसे निशान मिले जो इशारा कर रहे थे कि रामकेश की मौत जलने से पहले हो चुकी थी। उसकी मौत गला घोटने से हुई थी। पुलिस के कान खड़े हो गए। ये एक हादसा नहीं, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। किसी ने पहले रामकेश मीना का गला घोंटा, उसे मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए, इस पूरे कत्ल को एक सिलेंडर ब्लास्ट का रूप देने के लिए इस खौफनाक आगजनी को अंजाम दिया। अब पुलिस के सामने एक ही सवाल था, आखिर कौन था वो जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जान लेना चाहेगा? नजरें जाहिर है सबसे पहले उस इंसान पर जाती हैं जो सबसे करीब होता है, और इस केस में सबसे करीब थी अमृता चौहान। वो 21 साल की मासूम, रोती बिलखती लड़की जो अब पुलिस की जांच के घेरे में थी। पुलिस ने अमृता से दोबारा पूछताछ शुरू की, लेकिन इस बार उनका लहजा हमदर्दी का नहीं, बल्कि शक का था। अमृता कौन थी, ये जानना बहुत जरूरी था। अमृता चौहान 21 साल की, दिल्ली के ही एक कॉलेज से फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रही थी। जी हाँ, फोरेंसिक साइंस, वही विज्ञान जो जुर्म और सबूतों के बीच की कड़ी जोड़ता है। अमृता वो सब कुछ पढ़ रही थी जो पुलिस वाले अपनी ट्रेनिंग में सीखते हैं। फिंगरप्रिंट्स कैसे उठाए जाते हैं, डीएनए कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी क्राइम सीन को कैसे कंटेमिनेट यानी दूषित किया जाता है ताकि कातिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। अमृता और रामकेश की मुलाकात इसी साल मई 2025 में हुई थी।
मुलाकात दोस्ती में बदली, दोस्ती प्यार में, और जल्द ही दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। एक 32 साल का लड़का जो अपनी जिंदगी संवारने में लगा था, और एक 21 साल की लड़की जो अभी दुनिया देखना शुरू कर रही थी। लेकिन अमृता की जिंदगी उतनी सीधी नहीं थी जितनी दिखती थी। पुलिस को जांच में एक चौंकाने वाला दस्तावेज मिला। ये एक पब्लिक नोटिस था, एक पारिवारिक घोषणा पत्र। ये जुलाई 2024 में, यानी रामकेश से मिलने से भी पहले, अमृता के परिवार ने अखबार में छपवाया था। उस नोटिस में साफ साफ लिखा था कि अमृता चौहान हमारी बेटी हमारे कहने में नहीं है, और हम उससे अपने सारे रिश्ते तोड़ते हैं। आज के बाद उसके किसी भी काम के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सोचिए, एक 20-21 साल की लड़की जिसे उसके अपने परिवार ने, अपने माँ बाप ने सरेआम बेदखल कर दिया हो, वो कितनी अकेली होगी, कितनी टूटी हुई होगी। ये वो जानकारी थी जिसने अमृता के किरदार को और भी पेचीदा बना दिया था। क्या ये बेदखली उसके इस रिश्ते की वजह से हुई थी, या कोई और बात थी? जब पुलिस ने अमृता से पूछा कि 5 और 6 अक्टूबर की दरमियानी रात वो कहाँ थी, तो उसने एक कहानी सुनाई कि वो एक दोस्त के यहाँ गई थी या किसी काम से बाहर थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की लोकेशन खंगाली, तो कहानी का झूठ सामने आ गया। उस रात उसका फोन गांधी विहार के उसी इलाके में मौजूद था। वो झूठ बोल रही थी, लेकिन एक 21 साल की लड़की, चाहे वो फोरेंसिक साइंस की स्टूडेंट ही क्यों ना हो, अकेले इतने बड़े जिस्म वाले आदमी रामकेश का गला घोंट दे, फिर लाश को ठिकाने लगाने के लिए इतनी बड़ी आगजनी कर दे, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा था। पुलिस को यकीन था कि वो इस जुर्म में अकेली नहीं है। अब शुरू हुई असली पुलिस जांच, डिजिटल सबूत। पुलिस ने उस फ्लैट के आसपास लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की, और जो उन्हें दिखा उसने इस केस की सारी गुत्थियां खोलकर रख दी। 5 अक्टूबर की देर रात एक कैमरे की फुटेज में रात के अंधेरे में 3 साए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए। 2 लड़के और एक लड़की। दोनों लड़कों ने अपने चेहरों पर मास्क पहने हुए थे ताकि उनकी पहचान ना हो सके। ये तीनों बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, और फिर कुछ घंटों बाद, सुबह होने से ठीक पहले, वही तीनों जल्दबाजी में बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। उनके हाव भाव में घबराहट थी। वो तेजी से अंधेरे में गायब हो जाते हैं, और उनके निकलने के कुछ ही देर बाद उस फ्लैट से धुएं का पहला गुब्बार उठता है। पुलिस को अब यकीन हो गया था, ये 3 लोग ही कातिल हैं, और उनमें से वो जो लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि अमृता चौहान ही थी। अब सवाल था, वो 2 नकाबपोश लड़के कौन थे? पुलिस ने अमृता की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR निकाली। पिछले कुछ हफ्तों में वो लगातार 2 नंबरों पर बात कर रही थी। ये नंबर मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के थे। जब इन नंबरों की जांच की गई तो वो निकले सुमित कश्यप और संदीप कुमार के। सुमित कश्यप कौन था? सुमित अमृता का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसका पुराना प्यार, वो प्यार जो रामकेश के आने से पहले अमृता की जिंदगी में था। और संदीप सुमित का दोस्त था। पुलिस ने तुरंत टीमें बनाई। एक टीम मुरादाबाद के लिए रवाना हुई, लेकिन अमृता को अब और भागने का मौका नहीं दिया जा सकता था। 18 अक्टूबर 2025 पुलिस ने अमृता चौहान को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में अमृता ने वही मासूमियत का नकाब ओढ़े रखा। वो रोती रही, चीखती रही कि उसे फंसाया जा रहा है, कि उसे नहीं पता रामकेश को किसने मारा। वो एक टूटी हुई प्रेमिका का किरदार बखूबी निभा रही थी। लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने CCTV फुटेज रखी, जब उसे वो तस्वीरें दिखाई जिसमें वो उन 2 नकाबपोश लड़कों के साथ अपने ही फ्लैट में दाखिल हो रही थी, जब उसके सामने उसके फोन की लोकेशन और कॉल डिटेल्स रखे, तो फोरेंसिक साइंस की वो स्मार्ट स्टूडेंट टूट गई। उसका नकाब उतर गया, और उस नकाब के पीछे जो चेहरा था वो एक पीड़िता का नहीं बल्कि एक शातिर दिमाग, एक ठंडे दिल वाली कातिल का था। अमृता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, और उसने जो कहानी सुनाई वो किसी भी क्राइम थ्रिलर फिल्म से ज्यादा चौंकाने वाली थी। ये कहानी धोखे, ब्लैकमेलिंग और इंतकाम की ऐसी आग की थी जिसने आखिरकार रामकेश को जलाकर राख कर दिया। अमृता ने बताया कि जब वो और रामकेश साथ रहने आए तो शुरुआत में सब कुछ ठीक था। रामकेश उसका ख्याल रखता था, वो भी उसके सपनों को पूरा करने में उसकी मदद करती थी। लेकिन वक्त के साथ रामकेश का एक दूसरा भयावह चेहरा सामने आने लगा। अमृता का इल्जाम था कि रामकेश ने भरोसे का कत्ल करते हुए उन दोनों के निजी पलों के कुछ बेहद इंटीमेट वीडियोस
चुपके से रिकॉर्ड कर लिए थे। ये बात अमृता को हाल ही में पता चली थी। जब उसे ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़की जिसे पहले ही उसका परिवार छोड़ चुका था, जिसके पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं थी, वो अब एक ऐसे इंसान के रहमोकरम पर थी जिसके पास उसकी इज्जत को नीलाम करने का सामान था। अमृता ने रामकेश से मिन्नतें की। वो उसके आगे गिड़गिड़ाई। उसने कहा कि वो उन वीडियोस को डिलीट कर दे, लेकिन रामकेश ने साफ इनकार कर दिया। शायद वो इन वीडियोस के दम पर अमृता को कंट्रोल करना चाहता था। शायद वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वजह जो भी रही हो, रामकेश ने वो वीडियोस डिलीट नहीं किए। ये वो पल था जब अमृता का प्यार नफरत में बदल गया, उसका डर गुस्से में बदल गया। वो खुद को फंसा हुआ, लाचार महसूस कर रही थी, और इसी लाचारी में उसने अपने फोरेंसिक दिमाग का इस्तेमाल किया। उसने फैसला किया कि वो रामकेश को सजा देगी, लेकिन वो ये अकेले नहीं कर सकती थी। उसे मदद की जरूरत थी। और तब उसने फोन मिलाया अपने पुराने प्यार सुमित कश्यप को। उसने सुमित को मुरादाबाद से दिल्ली बुलाया, उसे पूरी कहानी बताई। उसे बताया कि कैसे रामकेश उसे ब्लैकमेल कर रहा है, कैसे उसकी जिंदगी तबाह हो गई है। उसने सुमित के पुराने प्यार को जगाया, उसके मर्द होने को ललकारा। सुमित, जो शायद अभी भी अमृता के लिए कुछ महसूस करता था, या शायद हीरो बनने के चक्कर में था, वो इस साजिश में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। वो अपने साथ अपने दोस्त संदीप कुमार को भी ले आया। तीनों ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। ये प्लान सिर्फ कत्ल का नहीं था, ये प्लान था एक परफेक्ट मर्डर का। अमृता, जो क्राइम सीरियल्स देखने की शौकीन थी और फोरेंसिक की स्टूडेंट थी, वो जानती थी कि पुलिस को कैसे चकमा देना है। उसने तय किया कि वो रामकेश को मारकर इसे एक हादसा दिखाएगी, एक सिलेंडर ब्लास्ट। उसे पता था कि आग ज्यादातर सबूतों को नष्ट कर देती है, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स, सब कुछ। प्लान के मुताबिक 5 अक्टूबर को सुमित और संदीप मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचे। अमृता उनसे मिली। रात का इंतजार किया गया। देर रात, जब गांधी विहार की गलियां सो चुकी थीं, अमृता सुमित और संदीप को, जिन्होंने मास्क पहने थे, लेकर रामकेश के फ्लैट पर पहुंची। रामकेश उस वक्त शायद सो रहा था, या उसे अंदाजा ही नहीं था कि उसकी प्रेमिका ही उसकी मौत का सामान लेकर आई है। तीनों फ्लैट में दाखिल हुए। कमरे में क्या हुआ, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। उन्होंने पहले रामकेश को पकड़ा, शायद जबरदस्त हाथापाई हुई होगी, लेकिन आखिरकार उन्होंने रामकेश का गला घोंट दिया। रामकेश, मीना की सांसें हमेशा के लिए थम गईं, लेकिन साजिश अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ पहला हिस्सा था। अब दूसरा हिस्सा शुरू होना था, सबूत मिटाने का। अमृता ने अपने फोरेंसिक ज्ञान का इस्तेमाल किया। उसने सुमित और संदीप को निर्देश दिए। सबसे पहले उन्होंने उन वीडियोस को ढूंढा। रामकेश की वो हार्ड डिस्क जिसमें वो प्राइवेट वीडियोस थे, अमृता ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। ये वो ए मोटिव था जिसे वो दुनिया से छुपाना चाहती थी। उन्होंने रामकेश के कुछ और निजी सामान, जैसे उसका मोबाइल फोन और कुछ कपड़े, शायद एक शर्ट भी, एक ट्रॉली बैग में भरे, ताकि ये लगे कि रामकेश कहीं जाने वाला था, या फिर उन चीजों से कोई सुराग न मिल सके। इसके बाद उन्होंने क्राइम सीन को ड्रेस करना शुरू किया। उन्होंने रसोई से घी निकाला, तेल निकाला, घर में पड़ी शराब की बोतलें उठाई और उन सबको रामकेश की लाश पर और पूरे कमरे में छिड़क दिया। फिर उन्होंने रसोई गैस के सिलेंडर का वॉल्व खोल दिया। गैस को पूरे कमरे में भरने के लिए छोड़ दिया गया। अब बस एक आखिरी काम बाकी था, बाहर निकलना और आग लगाना। लेकिन यहां एक और शातिराना चाल चली गई। वो चाहते थे कि जब पुलिस आए तो उन्हें दरवाजा अंदर से बंद मिले, ताकि ये एक खुदकुशी या हादसा लगे, मर्डर नहीं। उन्होंने दरवाजे को अंदर से बंद किया और शायद दरवाजे में एक छोटा सा छेद करके या किसी और तरीके से, जैसे धागे या तार से, कुंडी को बाहर से गिराया। ये वो तरीके हैं जो अक्सर क्राइम शो में दिखाए जाते हैं। वो तीनों बाहर निकले और फिर सुमित ने पास की किसी जगह से, शायद खिड़की से या दरवाजे के नीचे से, एक जलती हुई तीली या लाइटर से उस गैस से भरे कमरे में आग लगा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। आग की लपट्टों ने पल भर में पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। वो तीनों रामकेश मीना को उस जलते हुए नर्क में छोड़कर रात के अंधेरे में भाग निकले। अमृता ने सोचा था कि उसने एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम दिया है। उसने सोचा था कि फोरेंसिक साइंस की उसकी जानकारी ने उसे बचा लिया।
वो भूल गई थी कि जुर्म कितना भी शातिराना हो, कातिल कितना भी चालाक हो, वो कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। वो भूल गई थी कि किताबों में पढ़ा गया ज्ञान और असल दुनिया की पुलिस जांच में जमीन आसमान का फर्कड़ होता है। वो भूल गई थी कि हर गली नुक्कड़ पर लगे सीसीटीवी कैमरे और हाथ में मौजूद मोबाइल फोन आज के दौर के सबसे बड़े गवाह होते हैं। और वही हुआ। 18 अक्टूबर को अमृता की गिरफ्तारी के बाद जब उसने सब कुछ उगल दिया, तो पुलिस ने 21 अक्टूबर को मुरादाबाद से सुमित कश्यप को गिरफ्तार कर लिया। और फिर 23 अक्टूबर को उसका साथी संदीप कुमार भी सलाखों के पीछे था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वो हार्ड डिस्क, वो ट्रॉली बैग, 2 मोबाइल फोन और मृतक रामकेश की वो शर्ट भी बरामद कर ली जो उन्होंने हत्या के बाद छुपा दी थी। एक प्रेम कहानी जो धोखे और ब्लैकमेलिंग के रास्ते से गुजरती हुई आखिरकार एक खौफनाक अंत तक पहुंच गई। ये मामला अभी अदालत में विचाराधीन है। कानून अपना काम करेगा। अमृता, सुमित और संदीप को उनके केस की सजा जरूर मिलेगी। लेकिन ये केस अपने पीछे कुछ बहुत बड़े सवाल छोड़ गया है। ये सवाल हमारे समाज से हैं, हमारे रिश्तों से हैं और टेक्नोलॉजी के इस दौर में हमारी नैतिकता से है। रामकेश मीना ने जो किया, अगर अमृता के इल्जाम सही हैं, तो वो किसी भी कानून या नैतिकता के दायरे में सही नहीं था। किसी के भरोसे को तोड़कर उसके सबसे निजी पलों को रिकॉर्ड करना और फिर उसे ब्लैकमेल करना, ये भी एक तरह का अपराध है। ये एक डिजिटल जुल्म है जिसने अमृता को उस अंधेरी खाई में धकेल दिया जहां उसे कत्ल के सिवा कोई और रास्ता नहीं सूझा। लेकिन क्या किसी के गलत काम की सजा मौत हो सकती है? क्या अमृता के पास कोई और रास्ता नहीं था? वो पुलिस के पास जा सकती थी, वो साइबर सेल में शिकायत कर सकती थी, लेकिन उसने कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। और सबसे डरावनी बात, उसने अपने ज्ञान का, अपनी पढ़ाई का, फॉरेंसिक साइंस का इस्तेमाल न्याय पाने के लिए नहीं, बल्कि एक और बड़ा अन्याय करने के लिए किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, कैमरे, ये जितने बड़े वरदान हैं, उतने ही बड़े अभिशाप भी बन सकते हैं अगर हमारी नीयत खराब हो। ये कहानी उस पारिवारिक बिखराव की भी है। सोचिए, अगर जुलाई 2024 में अमृता के परिवार ने उसे बेदखल न किया होता, अगर उसके पास कोई ऐसा होता जिससे वो अपनी तकलीफ बांट सकती, जिससे वो मदद मांग सकती, तो क्या तब भी वो कातिल बनती? शायद नहीं। गांधी विहार का ये हत्याकांड सिर्फ एक कत्ल की वारदात नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये चेतावनी है रिश्तों में भरोसे की अहमियत की। ये चेतावनी है डिजिटल प्राइवेसी के सम्मान की। और ये चेतावनी है कि गुस्सा, लाचारी और बदला इंसान को हैवान बना देता है। एक 32 साल का लड़का जो अफसर बनने का सपना देख रहा था, वो मिट्टी में मिल गया। और एक 21 साल की लड़की जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनकर मुजरिमों को पकड़ने वाली थी, वो खुद एक शातिर मुजरिम बनकर अपनी जिंदगी के बाकी साल शायद जेल की सलाखों के पीछे गुजारेगी। 2 जिंदगियां खत्म हो गई और 2 और बर्बाद हो गई। इस पूरी कहानी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रिश्तों में बढ़ते इस डिजिटल धोखे का कोई हल है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आज का हमारा ये क्राइम एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल क्राइम डिकोड को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम लाते रहेंगे आपके लिए जुर्म की दुनिया की सच्ची और झकझोर देने वाली कहानियां। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि जुर्म कभी भी कहीं भी हो सकता है।